काम किया गया है। विगत 1981 से ही इस संस्था के द्वारा अनेक ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं जिससे फतवा की गरिमा बढ़ी है। कई राष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी किए गए हैं। जन साहित्य परिषद हम लोगों की एक गरिमामय संस्था है। देश भर के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकार यथा अवध नारायण मुदगल दिल्ली, अशोक भाटिया करनाल, राजकुमार निजात सिरसा, डॉक्टर राम कुमार घोटर राजस्थान, राजेंद्र वर्मा लखनऊ, शोभनाथ यादव मुंबई, बलराम अग्रवाल दिल्ली, लक्ष्मण दुबे जूनागढ़, सागर त्रिपाठी मुंबई, हनुमान मिश्र अयोध्या, राम दुलार सिंह चुनार, इसके अलावा डॉक्टर अनिल सुलभ और शिव नारायण जी जैसे राजमणि मिश्र जी हैं। ये सब बराबर हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। अनेक प्रतिष्ठित शताधिक प्रतिष्ठित साहित्यकारों का आगमन इस संस्था के कारण फतवा में हो चुका है। आज भी हमारे बीच एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवित्री एक श्वेता शेखर जी आई हुई हैं। इसी के साथ राजगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे मित्र राजेंद्र राज जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप सब जितने लोग उपस्थित हुए हैं, आप सब साहित्य वैभव के इस लोकार्पण समारोह में आप आए। आप सबका हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि यह संस्था इस संस्था को आप सबका सहयोग निरंतर इसी तरह से प्राप्त होता रहे। हमारे आज के इस छोटे से समारोह में इतनी बड़ी हस्तियां आई हैं। आपको मैं इसी स्वागत के दरमियान मैं परिचय करा दूं। हमारे बीच आदरणीय राजमणि मिश्र जी आए हुए हैं। आप सब तालियों से इनका स्वागत करें। राजमणि मिश्र जी रेल राजभाषा विभाग के निदेशक पद पर कार्यरत हैं और रेलवाणी पत्रिका के माध्यम से रेल कर्मियों के रचनात्मक सहयोग को बढ़ाने में इनका जो सहयोग रहा है वह बहुत ही सराहनीय रहा है और रेल मंत्रालय ने इन्हें इस कार्य के लिए कई बार अपने संस्थान के बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो मेरे मित्र राजमणि मिश्र जी स्वयं एक बड़े ललित निबंधकार हैं। इनके निबंधों का ललित निबंध के माध्यम से इन्होंने बहुत कार्य किया है और ललित निबंध के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं आप। साहित्यिक पत्रिका की दशा और दिशा पर बोलने का मुझे अनुमति मिली। अभी मैं जो है ओजस्वी व्याख्यान राम यादव जी का सुना। वो अपनी सारी बातें कह गए, निराशा भरी बातें थी, लेकिन एक पक्ष की बात उन्होंने कही, दूसरे पक्ष को उन्होंने छोड़ दिया। दुनिया अब तेजी से बदल रही है। आप जो है सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात करेंगे, यानी प्रिंट लेखन की बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आज के बदलते परिवेश में इलेक्ट्रॉनिक को अपनाना ही होगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो युवा पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी जो है आपको रिजेक्ट कर देगी। और जब युवा पीढ़ी रिजेक्ट करेगी तो आप कहाँ रहेंगे, आपको यानी उसमें मैं भी हूँ। तो इसको समझना होगा। आज पूरा विश्व जो है संचार क्रांति की वजह से, पूरे विश्व में संचार क्रांति हुई है। पूरी दुनिया जो है एक गांव हो गई, एक ग्लोबल विलेज हो गया। आज यहाँ बैठे बैठे आप जो है दुनिया के दूसरे कोने में बातचीत कर रहे हैं, यानी पूरा विश्व जो है एक परिवार हो गया है। आज देखिए इस कोरोना काल में देखिए जो वायरस फैला है, प्रकृति ने हमें जो है एक लेसन देने का प्रयास किया है। हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम लोग प्रकृति के नज़दीक चले और ये काम जो है साहित्यकारी कर सकता है। तो साहित्यिक पत्रकारिता के
बारे में जैसे रामयत्र यादव जी ने कहा, उत्तर बिहार पत्रिका छपती थी, वो भी बंद हो गई। बेगूसराय टाइम्स, ये सब सारे अखबार छोटे छोटे थे, वो हमारे घर में पिताजी ने सहयोग कर रखा है। आजकल मैं जब उसको उलट पुलट कर देखता हूँ तो बहुत वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है, उसको मैं धीरे धीरे देखता हूँ। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है तो उसको भी हम लोग जो है सम्मान करें, आदर करें। क्योंकि आज देखिए, मैं जब दूरदर्शन में काम कर रहा हूँ, सारा काम जो है पेपरलेस होता जा रहा है। आज मैं खुद जो है अपने जो हमारे अधीन अधिकारी हैं उनकी छुट्टी की स्वीकृति में फाइल को नहीं देता हूँ, मैं कंप्यूटर पर खुद ऑन करता हूँ और उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही उनको स्वीकृति प्रदान करता हूँ। अभी देखिए, हमारे यहाँ जो है एक डायरेक्ट क्विक सिस्टम लागू किया जा रहा है, यानी जो अनुबंध पत्र जो दिए जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक पर काम करना है। यानी आपको जो स्वीकृति भी देंगे तो उसी पर जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से कीजिए, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से कीजिए, उस पर आपको सहमति देनी होगी, वो भी करना होगा। तो बदलते परिवेश में जो है पत्रकारिता की भूमिका बहुत बड़ी है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता की ज़्यादा भूमिका बड़ी है। हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 आधार हैं। पहला जनमत है, दूसरा न्यायपालिका है, तीसरा जो है विधायिका है और चौथा जो है पत्रकारिता है। उसमें साहित्यिक पत्रिका भी जो है अहम भूमिका अदा करती है। फतवा, अब जैसे कि बिहार में देखिए, मुंगेर देखिए, भागलपुर देखिए, कई हैं, बेगूसराय देखिए, ये सब मैंने जो है साहित्यिक गतिविधि की गढ़। हम आशा करते हैं कि फतवा भी जो है एक अपना स्थान जो है साहित्यिक क्षेत्र में जो है सांस्कृतिक गतिविधि में आगे बढ़ाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको नमस्कार। हिंदी में रुचि रखने वाले हिंदी के साहित्यकारों को विशेष रूप से, कवियों को विशेष रूप से इस हेतु आह्वान किया गया और पत्रिकाएं प्रकाशित हो, इस पर बल दिया गया। ये पत्रिकाएं हैं जो साहित्यकारों को जोड़ती है और नव साहित्यकारों या भविष्य के साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत और मेरी दृष्टि में वो एक कार्यशाला सिद्ध होती। पत्रिकाएं नवोदित लेखकों को अवसर प्रदान करती और जब लेखक कवि छपता है कहीं तो स्वाभाविक रूप से उसका उत्साहवर्धन होता है, एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है और उसके भीतर हृदय में जो कहीं एक कवि प्रच्छन्न है वह प्रस्फुटित होता है और फिर वह निरंतर लेखन के कार्य में प्रवृत्त होता है। साहित्य का विकास, भाषा का विकास इसी प्रकार से सरलता से संभव है, होता रहा है। लेकिन इस कार्य में जो लोग लगे तब भी और जो लगे हैं आज भी, वे सब मूलतः साहित्यिक होते रहे। वे सब के सब मूलतः साहित्यकार हुए और साहित्यकार आर्थिक रूप से प्रायः न के बराबर समृद्ध होते और कुछ लोग होते हैं, इसमें हम बड़े आदर के साथ भारतेंदु बाबू का स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपना समस्त हिंदी साहित्य के लिए न्यौछावर कर दिया। जो कुछ भी उनके पुरखों ने अर्जित किया था वो सब कुछ साहित्य को दे दिया। तो ऐसे लोग जो अपनी संपदा को साहित्य के लिए अर्पित
अर्पित कर दे, समर्पित कर दे, न्यौछावर कर दे, ऐसे लोग भी कितने हैं। और जब उनकी संपदा समाप्त हो जाएगी फिर उसके बाद आगे क्या होगा। तो ऐसा ही हुआ। साहित्यिक पत्रिकाएं अधिक आयु नहीं प्राप्त कर सकी। अनेक की तो भ्रूण हत्या हो गई, अनेक जन्म लेकर के दिवंगत हो गए, अनेक बालपन बिताते बिताते व्यतीत हो गए। लेकिन एक बात है कि जिन छोटी छोटी पत्रिकाओं ने भी जो सुगंध छोड़ गए, जो विचार के बिंदु छोड़ गए, वे आगे के लिए भी बाधे बनी, साहित्यकारों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनी। पत्रिकाएं जो है, साहित्यिक पत्रिकाएं खास करके एक एक करके बंद हो रही हैं और उस स्थिति में किसी मैगजीन यानी साहित्य वैभव का आगमन स्वागत योग्य है। और जानते हैं आप लोग कि पत्रिकाओं का निकालना कितना जोखिम भरा काम है, बहुत हिम्मत का काम है। मुझे साहित्य वैभव पर और उसके साहित्य के पत्रकारिता के दिशा निर्देश पर चलने का मौका मिला है। तो आप लोग जानते होंगे कि शब्द का मालिक पत्रकार होता है और शब्द की मारक क्षमता तोप और मिसाइल के गोलों से भी ज़्यादा होता है। गोले बंदूक तो जिसकी मारक क्षमता है उसका जो जख्म मिलता है आप भर भी जाते हैं, लेकिन पत्रकार और शब्दों की जो मार होती है वो जल्द नहीं भरता, तामुड़ यानी जिंदा रहता है। इसलिए पत्रकारिता जो है बहुत ही महत्व रखता है। चाहे भारत की स्वतंत्रता आज़ादी के जो आंदोलन हुए हों, रूसी क्रांति हुई हो या अमेरिका में बदलाव हो, या बहुत से देश हैं जिसमें परिवर्तन हुआ है, उसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जो स्वतंत्रता आंदोलन में थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो अपने विचारों को कैसे फैलाते थे। उस समय टीवी, दूरदर्शन ये सब तो था नहीं, तो पत्रकार ही पत्रकारिता के माध्यम से वो जनता के सामने रखते थे विचार। और पत्रकारिता में इतनी क्षमता होती है कि वो पूरा दिशा समाज का और देश का ही बदल सकता है। बहुत बड़े पत्रकार हुए। लेकिन दुखद बात ये भी है कि जो हमारे दुख सुख को सामने लाते हैं, लेकिन आज जो एक टर्म आप लोग सुनेंगे पित पत्रकारिता, यानी वो दिशा उसकी बदल गई है। इसमें गलत तरह के लोग आ गए और उसका मूल उद्देश्य ही हो गया पैसा कमाना इस तरह के। तो ये दिशा जो है आजकल तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लोग रेटिंग बढ़ाने के लिए आ जा रहे हैं पत्रकारिता में, चाहे ये मीडिया हो इस तरह की चीज़। तो आज के ज़माने में सच्ची पत्रकारिता के लिए बहुत हिम्मत के काम है और विचार भी इसमें जो है, जहाँ तक है कि आप जानते होंगे कि 90% लोगों का जो होता है अपना विचार, दर्शन और आदर्श नहीं होता है। आप ताउम्र जो है दूसरे के विचार, दूसरे के दर्शन से चलते रहते हैं, पिछलगू रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो है संपादक और पत्रकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि किसी वैचारिक कुंठाओं से अलग होकर के और निष्पक्ष रहें, क्योंकि समाज को एक खास विचार की जरूरत नहीं होती है। जो अच्छा विचार है उसको सामने लाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि साहित्यिक पत्रिकाओं और साहित्यिक चीज़ों का या पत्रिकाओं का महत्व के बाद, तो बहुत बड़ा महत्व है। जिस संकट काल से आप अभी गुजर रहे हैं, जिसका नाम कोविड-19 है, याद कीजिए कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ था स्पेनिश फ्लू। अभी चल रहा है 17 में हुआ, 1917 में। और आपको उसका ज्ञान कहाँ से मिलता है?
जब भी आप देखेंगे तो उस समय जो साहित्यकार और पत्रकार लिखे हैं या पत्रिकाओं में छपी है वही एकमात्र स्रोत है। अब अंदाज लगाइए कि कितना महत्वपूर्ण है पत्रकारिता। और ये उस समय के लोग नहीं लिखे होते। और दुर्भाग्य की बात है कि हम आप समाज में से जब तक ये नहीं आई कोविड, उसके पहले स्पेनिश फ्लू के बारे में तब मुश्किल से 1-2% लोग जगह होंगे। अगर ये जानकारी रही होती लोगों को तो उस समय के दशा देख करके कि क्या प्रभाव पड़ता है महामारी का, आज भी हम सचेत हो सकते थे। मास्क उसका प्रयोग उस समय भी हुआ है दूसरे फॉर्म में। पत्रकारिता का जो स्वरूप हो गया है वो लगता है कि नगरीकरण जो होता था, अर्बनाइजेशन जो हुआ रहता था, जो शहरों पर अवलंबन उसका पत्रकारिता का होता था, वो ग्रामों की ओर बढ़ा है, विकेंद्रीयकरण हुआ है। और इस विकेंद्रीयता के चलते जो गांव कस्बे की खबरें हैं या घटनाएं हैं या साहित्यिक प्रतिभाएं हैं, उनको प्रेरित होने का, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। लेकिन जो प्रश्न है वो है कि साहित्य कैसे जिंदा रह सकता है। आज का जो बिल्कुल कहे कि बिना स्याही का युग आ गया, बिना पेन का युग आ गया कि हम आप उंगलियों से ही और बिना कलम की मदद से ही लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पत्रकारिता ही है जो इस दामन को थाम सकती है और इसको एक दिशा प्रदान कर सकती है। मुझे याद आता है रातिल लवरी का शेर, जो पत्रकार होते हैं या इस विधा से जुड़े हुए लोग होते हैं, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो तैर के दरिया जो पार करने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो गांव से या फतुहा जैसे स्थान से या अन्य स्थानों से लघु पत्रिका निकालते हैं और उसको एक तरह से कहिए कि तुलसी का बड़ा पत्ता रहे कि छोटा पत्ता रहे, सब बराबर होते हैं और उसको दिशा प्रदान करते हैं। तो आपने निश्चित रूप से एक विषय यहाँ विद्वानों के बीच दिया है और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। और ऐसा लोग अनुभव भी करते हैं कि पत्रकारिता का स्वरूप भी बदलना चाहिए। आज पत्रकारों पर भी उंगलियां उठती हैं। आज अखबारों पर भी उंगलियां उठती हैं कि कैसे कैसे पत्रकार लोग हो जाते हैं जो अशुद्धियां रहती हैं। मेरे बहुत सारे मित्र लोग भी बोलते हैं कि फला अखबार में ये अशुद्धियां हैं। अब तो टीवी में भी हम देखते हैं कि जो आता है उसमें अशुद्धियां भरी होती हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा जो अशुद्धियां होती हैं, कितना भाषा कितनी भाषा की क्षमता है, दरिद्र हो गई है, ये निश्चित रूप से सोचने की बात है। तो पत्रकारिता की दिशा को अभी भी बदल सकता है। जो नए लेखक हैं या जो हमारा विद्वान समाज है, उसको इस तरह के जो आयोजन हो, इस तरह के जो सेमिनार होंगे या इस तरह के विषयों पर जो चर्चा होगी, वो निश्चित रूप से। तो अखबार में क्या पत्रकार किस रूप में होता है? जो हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की आप शुरुआत देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो दलित बहुजन तबका है उसके लिए कोई स्पेस नहीं था, कोई जगह नहीं थी और उन्हें कोई मंच उपलब्ध नहीं था। तो एक जो कह सकते हैं आप कि जब स्वतंत्रता के बाद एक जो जन जागरण आया है, साहित्यिक जागरण आया है और
अलग से हिंदी साहित्य में जो दलित साहित्य की धारा पनपी है, तो उसने एक मूलभूत अंतर किया है और अब साहित्य में काफ़ी कुछ दलित बहुजन तबके की बात भी चलने लगी है। मैं खुद उससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत नज़दीक से इन बातों को देख रहा हूँ। युग परिवर्तित हो रहा है, तो युग परिवर्तन के क्रम में उससे कदम मिला करके केवल हम प्रिंट मीडिया के साथ या पत्रिका जो छप रही है वो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं अगर हम दे पाते हैं, उस पर नहीं आ पाती है पत्रिका, तो उसकी थोड़ी सी महंगा तो कम होगी, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है, कहीं ये दुख की बात नहीं है, ये घुटन और टूटन की बात नहीं है कि पत्रिकाएं बंद रही हैं, पत्रिकाएं निकलती रहेंगी और साहित्य अपना ओज और अपनी समर्थता को जो है सो बरकरार रखेगी, मुझे विश्वास है। और इसका साक्षात उदाहरण है साहित्य वैभव का प्रकाशन, और मुझे विश्वास है कि रामयतन यादव जी जैसा जीवट आदमी, मुझे याद है वह दिन कि एक बार नैनीताल से हम लोग मल्लीताल जा रहे थे रामयतन जी के साथ और पहाड़ों पर चढ़ने की बात थी। रामयतन जी से मैं पीछे पड़ जाता था पहाड़ों पर चढ़ना, तो ये पहाड़ों पर चढ़ने वाले शख्स हैं और मुझे विश्वास है कि साहित्य वैभव ये जीवन पर्यंत निकालते रहेंगे और इसमें जो भी हम लोगों का सहयोग होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के आदरणीय सुलभ जी जैसे शख्स अगर साहित्य में आते रहेंगे तो ये साहित्य की बात ही अलग होगी। साहित्य के जीवन को लेकर बड़ा प्रश्न उठता है किसी भी समाज में, यह कितना दिन जिएगा, ये दीर्घजीवी होगा या अल्पजीवी होगा। मित्रों, मुझे एक पंक्ति याद आती है, मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयः न च धूमायतम चिरम। आप एक मुहूर्त भी जीवित रहते हैं, यदि कुछ कर जाते हैं तो वो अधिक विशिष्ट है बनिस्पत की आप 100 वर्ष तक धूमायित होकर जीते रहिए। जियो तो ऐसे जियो कि मौत भी थर रहा है, मरो तो ऐसे मरो कि जिंदगी कदम चूके। अवंतिका एक पत्रिका निकलती थी सुधांशु जी के संपादन में, और वो पत्रिका मैं समझता हूं कि संपूर्ण राष्ट्र में अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था। कौन से ऐसे साहित्यकार का आप नाम लेंगे जो इसमें नहीं छपे, लेकिन उसकी आयु जानेंगे तो मैं भी दंग रह गया। मात्र 6 वर्ष, साहित्य यात्रा से आगे निकल गई। लेकिन क्या हम माने कि वो छोटी पत्रिका थी, उसकी आयु कम थी? आज भी साहित्य यात्रा में एक स्तंभ निकलता है जिसका संपादन मैं करता हूं, और उस पत्रिका में एक स्तंभ निकलता है दस्तावेज। और उस दस्तावेज में हमारी कोशिश रहती है कि पुरानी पत्रिकाओं में जो बड़े रचनाकारों का निकला है आज से 60 वर्ष 50 वर्ष पूर्व जो रचनाएं छपी हैं, उन अंशों को लिया जाए, संदर्भ देकर उसे प्रकाशित किया जाए, ताकि आज के पाठक उस समय से उसको जोड़ सकें और जोड़कर देख सकें कि वो रचना धर्मिता कौन सी थी, आज की रचना धर्मिता कौन सी है। जहां तक साहित्य को देखने की बात है, यथार्थ के चित्रण का बात है, हमेशा हम यथार्थ के चित्रण की बात करते हैं। मित्रों, यथार्थ भी अलग अलग होता है, सत्य भी व्यक्ति का अलग होता है।